हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट स्टार्ट किए थे हम लोग और इसमें सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन था क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, पॉलीक्रिस्टलाइन और फिर इसमें कुछ अलग अलग टर्म देखे थे हम लोग, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह। अभी हम लोग कंसिडर करेंगे क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास जो है दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है। बोथ आर सिलिका, SiO2, ये भी वही है सिलिका, SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे इसको। स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ऐसे डबल बॉन्ड O, यहाँ भी वही चीज़ होने वाला है। क्वार्ट्ज जो है ना वह क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि जो ग्लास होता है या क्वार्ट्ज ग्लास यह होता है एमॉर्फस। मतलब एक क्रिस्टलाइन नेचर का है, दूसरा एमॉर्फस नेचर का है। केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है SiO2। तो ऑब्वियसली अंतर होने वाला है इसके अरेंजमेंट में। पढ़े हम लोग कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर ऑर्डर में होता है, जबकि एमॉर्फस में ऐसा कोई बात है नहीं। सिलिकॉन की यदि बात करोगे ना, एटॉमिक नंबर होता है 14, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देख रहे हो कि 2 ऑक्सीजन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन इस क्रिस्टल में क्या होता है, क्वार्ट्ज में या क्वार्ट्ज ग्लास में, कि सिलिकॉन ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, बल्कि यह सिलिकॉन जो है सिलिकेट के फॉर्म में होता है, SiO4 पर 4- इस फॉर्म में रहता है। और यह जो है SiO4 पर 4- ये एक्चुअली एक टेट्राहेड्रल सिस्टम है। O फिर O O और O, सब ऑक्सीजन पे एकक माइनस होगा, सब पे एकक माइनस, तो यही हम लोग दे दे ओवरऑल 4-, टेट्राहेड्रल यूनिट। तो ये जो SiO2 है वह क्रिस्टल में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में, SiO4 पर 4-, और यह SiO4 पर 4- एक टेट्राहेड्रल यूनिट है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है जिसमें से सिलिकॉन जो है सेंटर में है और बाकी 4 ऑक्सीजन 4 कॉर्नर्स में होते हैं। टेट्राहेड्रल यदि इसको बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। पढ़े हम लोग ये सब केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा। और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो ऐसा, इस प्रकार से। तो ये सिलिकॉन जो है इस सेंटर में है और ये ऑक्सीजन जो है सो टेट्राहेड्रोन का कॉर्नर पे है, सब ऐसा। तो ये जो टेट्राहेड्रल यूनिट है SiO4 पे 4-, जिसमें सिलिकॉन सेंटर में है और 4 ऑक्सीजन 4 कॉर्नर्स पे, इसी का यदि एक रेगुलर अरेंजमेंट हो क्रिस्टल में तो वह फॉर्मेशन करता है किसका, क्वार्ट्ज का। अब इसमें से जो 2 ऐसे यूनिट हैं इनका अरेंजमेंट देखोगे तो ये SiO, फिर एक इधर, एक ऑक्सीजन इधर, फिर यहाँ सिलिकॉन, और फिर से ऐसा ही अरेंजमेंट होगा। मतलब ऐसा अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल में रहता है। फिर आगे इधर सिलिकॉन जुड़ेगा, उससे 3 ऑक्सीजन रहेगा, इस प्रकार से। हम ये 2 यूनिट दिखाए हैं ऐसा। अब इसमें से ई वाला जो एंगल है, ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन, ई तकरीबन 109 डिग्री के आसपास होगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। और ई जो एंगल है सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ई वाला एंगल होता है, ई एंगल हो जाता है 144 डिग्री ऐसा। इसको याद रखोगे 144 डिग्री। तो बताए कि क्वार्ट्ज को जब 2000 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हीट करते हैं तो यह स्लोली मेल्ट करके जो है कन्वर्ट हो जाता है एमॉर्फस सब्सटेंस में, और उस एमॉर्फस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास।
क्वार्ट्ज के प्रॉपर्टी को डिटेल में देखें तो मेन अंतर यही है इसके अरेंजमेंट का। अब क्वार्ट्ज ग्लास की बात करें तो इस क्वार्ट्ज ग्लास का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्वार्ट्ज के तुलना में कम होता है, इसका 1683 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका 1710, उसका 1683, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। साथ ही साथ बोल रहा है कि जो ग्लास होता है तो ग्लास में जो एसआई वो यूनिट है ना, इसका अरेंजमेंट ऐसे हेक्सागोनल नहीं होता, वो जैसे तैसे रहता है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। जैसे मान लो एक जगह हेक्सागोन बन रहा है, इधर नहीं बनेगा, इधर नॉर्मल सा कोई अरेंजमेंट रह जाएगा, जैसे तैसे अरेंजमेंट होता है, कोई इसमें रेगुलर अरेंजमेंट जो है वो पार्टिकल का नहीं रहता, इस टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा ऐसा। तो यदि इरेगुलर अरेंजमेंट हो तो कहलाया क्वार्ट्ज ग्लास, रेगुलर अरेंजमेंट हो क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो कहलाता है क्वार्ट्ज। अब क्वार्ट्ज ग्लास का प्रॉपर्टी क्या है कि इसका ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इफेक्ट होता है। ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इससे लाइट जो है ना आसानी से पास करता है। शीशा का खिड़की वगैरह हो या कार का विंडोज वगैरह जो रहता है वाइट ग्लास का, मतलब ट्रांसपेरेंट जो होता है, तो देखते हो उससे लाइट आसानी से क्रॉस कर जाता है। तो वही मतलब हुआ इसका ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इफेक्ट का मतलब कि लाइट आसानी से जो है क्रॉस कर जाता है उससे, किससे? क्वार्ट्ज ग्लास से। तो यही अंतर है क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास में, बस इस यूनिट के अरेंजमेंट का। और डिटेल में लाइन बाय लाइन है नोट्स में लिखा हुआ, तो वहाँ से पढ़ोगे तो और अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास। अब हम लोग आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन पे। ये तो क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमॉर्फस हुआ। अब यदि केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें हम लोग, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी जो है अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा कैटेगरी है उसी को हम लोग देखते हैं। देखो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस किस आधार पे था, तो पार्टिकल का अरेंजमेंट में किस प्रकार का ऑर्डर है उसके आधार पे। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, यह किस आधार पे है, तो नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स। किस प्रकार के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है वह सॉलिड, और उस पार्टिकल्स के बीच जो लगने वाला बाइंडिंग फोर्स है वह किस नेचर का है। तो इस बेसिस पे जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया है, और फर्दर क्लासिफिकेशन इसका जो है अलग अलग टाइप में है। सबसे पहले आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और एक मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो है फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके बाद पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें से ऑलमोस्ट सारे हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, बस उसी को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेंगे। कुछ अलग नहीं है, जो पढ़े हैं हम लोग पहले वही सारा चीज़ है। सबसे पहले आयनिक सॉलिड की बात करें तो क्या बोले, इसमें से 2 ही चीज़ हम लोग को देखना है, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, माने किस प्रकार के पार्टिकल्स हैं, और दूसरा नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स।
तो आयनिक सॉलिड है तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आयंस। आयंस मतलब केटायंस और एनायंस। अब आयंस है तो इसके बीच लगने वाला बाइंडिंग फोर्स क्या होगा? कूलम्बिक फोर्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब आयनिक सॉलिड या आयनिक बॉन्ड हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़े केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, तो वहाँ से याद रखोगे कि आयनिक सॉलिड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स काफ़ी हार्ड होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं, नॉन पोलर में नहीं घुलते हैं, आइसोमोर्फिज्म शो करते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो ये सब बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कोई कंपाउंड दे देगा, मान के चलो NaCl, पूछेगा कि इस NaCl का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। ऑप्शन दे देगा एटम, मॉलिक्यूल, आयन, नन ऑफ दीज, या बोलेगा NaCl किस प्रकार का सॉलिड है। तो वैसे हम लोग को पहचानना पड़ता है। आयनिक सॉलिड है, केटायन एनायन से रहेगा, मतलब मेटल नॉन मेटल का एटम से। और जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़े हैं आयनिक सॉलिड में ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग, वे सब इसके अंतर्गत आएंगे। मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव मेटल कोर्स, जिसको कि हम लोग कर्नल्स भी बोलते हैं, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। याद करो मेटेलिक बॉन्ड का जब थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसमें पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, जिसमें बतलाया गया था कि किसी भी मेटल क्रिस्टल के अंदर क्या होता है कि उसके जितने भी एटम्स होते हैं वे सभी अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन सी का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो पॉजिटिव मेटल केटायन बचते हैं, जिसको कि कर्नल बोला जाता है, वे उसी इलेक्ट्रॉन सी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। और पॉजिटिव मेटल कोर और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होता है, उसी फोर्स को हम लोग मेटेलिक बॉन्ड बोलते थे। मतलब इस प्रकार के कि यदि ये सब नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन है ऐसा, तो इसी में जो है मेटल केटायन होता था, जिसको हम लोग मेटल कोर या कर्नल बोलते हैं। ऐसा ब्लैक वाला माइनस माइनस सब इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब उसका पॉजिटिव मेटल केटायन है। इस प्रकार से ये क्रिस्टल हो गया मेटल का। अब मेटेलिक सॉलिड का जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है, एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिटेल में देखें हम लोग कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इस मेटल क्रिस्टल के क्रॉस, तो क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो नेगेटिव इंड से मूव करते हैं पॉजिटिव इंड की तरफ, और यही इलेक्ट्रॉन जो है सो चार्ज को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस के चलते मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इसी के थ्रू चार्ज जो है आगे फ्लो करता है। हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो हीट के अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, जैसे मान लो मेटल को इस किनारे में हीट किए, तो इस तरफ का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, थर्मल एनर्जी गेन करता है, हीट एनर्जी, और उस हीट एनर्जी को गेन करके दूसरे एंड की तरफ मूव करता है। और जब दूसरे एंड की तरफ मूव करेगा तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है तो उससे टकराएगा, और इससे जब टकराएगा तो क्या होगा कि ई अपना हीट एनर्जी ट्रांसफर कर देगा इसको। फिर जब इसका एनर्जी बढ़ेगा तो ये आगे जाएगा, फिर यहाँ किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देगा इसको। तो हीट कर रहे थे हम लोग यहाँ, लेकिन देखो एनर्जी ट्रांसफर होते होते कहाँ तक आ गया। तो ये दोनों जो हो रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर थर्मल कंडक्टिविटी, या दोनों किसके चलते हो रहा है, इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन के चलते, जिसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भी या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये सब के चलते जो है गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब आता है कोवलेंट सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड का एग्जांपल की बात करें तो जितने भी मेटल्स आते हैं या एलॉयज आते हैं वे सभी मेटेलिक सॉलिड है। कोवलेंट सॉलिड में क्या होता है कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वह होता है नॉन मेटल एटम्स। नॉन मेटल एटम्स, और उस एटम के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा।
कोवलेंट बॉन्ड। और दो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका, डायमंड और ग्रेफाइट। ये डायमंड और ग्रेफाइट को हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हुआ इसमें नॉन मेटल एटम, बाइंडिंग फोर्स कोवलेंट बॉन्ड। कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम में आएगा ग्रेफाइट दिया हुआ, बोलेगा किस प्रकार का सॉलिड है, चारों ऑप्शन में दे देगा, तो कोवलेंट सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन टाइप के हुए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों। तो नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल हम लोग पढ़े केमिकल बॉन्डिंग में कि यदि सेम एटम के मॉलिक्यूल हों, H2Cl2O2 I2CCl4, यदि ये सभी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो ये कहलाएंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। हालांकि नॉर्मल कंडीशन पे इसमें से कोई भी सॉलिड नहीं है, आयोडीन केवल सॉलिड है, ये सब गैसियस है, और CCl4 क्या होता है, लिक्विड होता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब उस प्रकार के सॉलिड जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हों, और उस मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता हो वह कौन सा फोर्स होता है, डिस्पर्सन फोर्स, जिसको हम लोग लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब आ गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे HCl, SO2, HBr, NH3, H2O, ऐसा। और ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होता है वो क्या कहलाता है, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, ऐसा। तो पोलर मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसके बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो उसके बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स डिस्पर्सन फोर्स होगा। बचा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे। ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं पहले ही कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कंडीशन क्या है। तो उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो यदि किसी कंपाउंड में चारों में से कोई दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन तो एक रहेगा ही, और हाइड्रोजन के अलावे तीनों में से कोई एक एलिमेंट है, तो उस प्रकार के जो मॉलिक्यूल हैं वे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। और इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आइस, सॉलिड H2O जिसको हम लोग बोलते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो यही हुआ बेसिक, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इससे कोई भी एक दे देगा। जैसे मान लो दे देगा NH3, पूछेगा NH3 किस प्रकार का सॉलिड है, तो NH3 पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड भी है, साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड भी है, दोनों है, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुए केटायंस एंड आयंस, ऑपरेटिंग फोर्स हुआ कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मेटेलिक बॉन्ड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हुए पॉजिटिव मेटल कोर्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो ऑपरेटिंग फोर्स है यह भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसको मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। कोवलेंट सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुए नॉन मेटल एटम्स, ऑपरेटिंग फोर्स हुआ कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यदि वह मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो ऑपरेटिंग फोर्स हो जाएगा डिस्पर्सन फोर्स, यदि पोलर मॉलिक्यूल है तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, और यदि हाइड्रोजन बॉन्डेड है तब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ हो जाएगा उसका ऑपरेटिंग फोर्स। अब इसमें से हम लोग डिटेल करेंगे डायमंड और ग्रेफाइट को। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे कि क्या अंतर है दोनों में। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों जो है कार्बन के एलोट्रॉप हैं। कार्बन के एलोट्रॉप मतलब ये केवल कार्बन से ही मिलके बने होते हैं। यदि कोई एलिमेंट एक से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे, एलोट्रॉपिक फॉर्म कहलाता है। तो कार्बन जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड, और दूसरा कहलाता है ग्रेफाइट। दोनों कार्बन से ही मिलके बना हुआ है। कौन कौन? डायमंड और ग्रेफाइट। दोनों के प्रॉपर्टीज में जो है ना केवल अंतर है। क्या अंतर है प्रॉपर्टी में, जरा देखें। डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, इसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड बनता है।
इसमें अरेंजमेंट जो है टेट्राहेड्रल होता है और इसका अरेंजमेंट हेक्सागोनल होता है। ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट है और ये काफ़ी हार्ड होता है। डायमंड जो है अभी तक में से सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, सबसे अधिक हार्ड यही होता है। और जो इसका हार्डनेस मेजर किया गया है मोज स्केल पर, जैसे एसिडिटी और बेसिसिटी मेजर करने के लिए पीएच स्केल होता है, उसी प्रकार से हार्डनेस मेजर करने के लिए मोज स्केल नाम है और उस स्केल पे डायमंड का वैल्यू 10 मेजर किया गया है जो मैक्सिमम वैल्यू है। ये सॉफ्ट होता है, हार्डनेस कम है। ग्रेफाइट जो है या मोर स्टेबल एलोट्रॉप है डायमंड से, ये लेस स्टेबल है। डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, जबकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। यही मेन पॉइंट है, इसी को हम लोग को समझना है। अंतर समझ रहे हो? डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ग्रेफाइट में sp2। इसमें एक कार्बन 3 सिग्मा और 1 पाई बनाता है, जबकि इसमें प्रत्येक कार्बन 4 सिग्मा। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, इसका हेक्सागोनल, हार्ड होता है, सॉफ्ट है, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस वन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट लिखे हैं। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ कोई कार्बन है तो एक कार्बन इधर, ये गोल वाला कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर यहाँ कोई कार्बन, कार्बन, फिर यहाँ कोई कार्बन। उसी प्रकार से इसको और आगे बढ़ाते जाओ वैसे ही, तो डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। बस ध्यान रहे कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होना चाहिए। फिर यहाँ से आएगा, इसके भी 4 बॉन्ड बनेंगे ऐसा, ई वाला है तो इसका भी 4 बॉन्ड बनेगा। एक ऊपर बना, एक इधर 2, एक इधर 3, एक इधर 4, और ई जो है फिर आगे आकर के यहाँ से जुड़ेगा ऐसे, और इसको जोड़ दो यहाँ और यहाँ। तो देखो प्रत्येक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से, सब सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सबका है। वैसे यहाँ सबका 4 दिख नहीं रहा है, जैसे इस कार्बन का 2 ही दिख रहा है, तो इसका 2 बॉन्ड और है, समझना यही है हम लोग को। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है जिसका लंबाई होता है 154 पिकोमीटर। और अरेंजमेंट से देख लो, यहाँ एक चेयर के जैसा अरेंजमेंट हो रहा है, तो फिगर बनाओगे तो ऐसे ही दिखाओगे, ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पे। तो यह एक पार्ट है डायमंड क्रिस्टल का। ऐसा ही अरेंजमेंट जो है पूरे डायमंड का क्रिस्टल में होता है। ऐसा अरेंजमेंट मतलब प्रत्येक कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई, 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 4000 केल्विन के आसपास जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और डेंसिटी तकरीबन होता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वाटर के तुलना में 3.5 गुना जो है ज़्यादा डेंसिटी होता है डायमंड का, मतलब 3.5 गुना जो है वह ज़्यादा क्या है, भारी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हम लोग जानते हैं 2.42। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ नहीं बताया जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समय लग जाएगा। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.418, जिसको हम लोग लिखते हैं 2.42 ऐसा। दी हुआ डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कि प्रत्येक कार्बन टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ रहेगा। अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2 और 4। अब कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उस चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन में लगा हुआ है, मतलब कोई भी कार्बन के पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है। और जब डायमंड में कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब तुम इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे तो करंट पास नहीं होगा,
क्योंकि इस करंट को कैरी करने के लिए कोई चार्ज कैरियर इसके अंदर नहीं बच रहा है। तो डायमंड में कार्बन का जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वे चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 अलग अलग कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचता है, इसलिए डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। वही बात यदि हम लोग ग्रेफाइट की करें, डायमंड का तो देख लिए, ग्रेफाइट की यदि बात करें तो इसमें हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है। ये 2 अलग अलग लेयर है, ई लेयर अलग, ई लेयर अलग, और दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 340 पिकोमीटर। अब इसी में से अलग अलग हेक्सागोन बनते रहेंगे ऐसा। ऐसा ही पूरे क्रिस्टल में अरेंजमेंट होता है। सेम यहाँ भी हो जाएगा ऐसा। इसी प्रकार के अरेंजमेंट जो है पूरे क्रिस्टल में। तो इसको ऐसे समझना है, 2 लेयर ऐसे है, जैसे ई जो हेक्सागोन बन रहा है ये नीचे है एक लेयर, इसमें बहुत सारे हेक्सागोन बने हुए हैं, और दूसरा लेयर इसके ऊपर है, फिर अगला लेयर, फिर अगला लेयर। तो 2 लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वह होता है 340 पिकोमीटर, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। और बताए हैं पीछे कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा हो उसके बीच लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स उतना ही कमज़ोर होता है। इसलिए जो 2 लेयर है इसके बीच जो एट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होता है ये होता है केवल वैन डर वाल फोर्स। हालांकि कार्बन कार्बन के बीच यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड ही बना है, तो ये यदि कार्बन है तो इसमें से सिग्मा बॉन्ड हुआ 3, और बताया कि कार्बन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 है, एटॉमिक नंबर 6 हुआ, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखें 2 और 4, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन से तो बना लिया 3 सिग्मा बॉन्ड, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाता है। उसी प्रकार से इसके पास भी चौथा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन से यहाँ बनता है पाई बॉन्ड ऐसा। अब इसको मिलाओगे तो एक हेक्सागोन बनेगा। कैसे मिलाना है तो मिला दे रहे हैं, इसको देखोगे यहाँ मिलेगा, इसमें मिल जाएगा, फिर यहाँ इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। तो जो मिलाएं इस पोर्शन को देखो, या एक हेक्सागोन की तरह दिख रहा है। पेंसिल याद करो, जो पेंसिल होता है उसमें ऐसा ही अरेंजमेंट होता है हेक्सागोन टाइप का, जो कि ग्रेफाइट ही रहता है ऐसा। इसमें जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का लंबाई होता है 141.5 पिकोमीटर। यहाँ कितना लिखे थे 154, क्योंकि यह प्योर सिंगल बॉन्ड है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ पाई बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है। हालांकि यहाँ भी प्रत्येक कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड ही बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी फ्री नहीं है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बना रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन बना रहा है पाई। तो जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोगे ग्रेफाइट क्रिस्टल में, तो क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेगा, डीलोकलाइज करेगा। और ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन फ्री इसमें नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। और हम लोग जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है, तो वह इधर उधर जो है आ जा सकता है, मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। तो ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि 2 लेयर के बीच काफी डिस्टेंस है, इसलिए ऑपरेटिंग फोर्स कमजोर।
इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों हुआ? क्योंकि प्रत्येक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है और यह पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्रिस्टल में इधर उधर मूव करता है और उसी के थ्रू करंट आगे बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। बॉन्ड लेंथ क्यों वैरी किया? तो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन के चलते। यदि प्योर सिंगल रहता तो 154 होता, प्योर डबल रहता तो 134 होता, लेकिन डबल और सिंगल के बीच में है इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन, रेजोनेंस याद करो। तो डिलोकलाइजेशन के चलते बॉन्ड लेंथ इसका हो गया 141.5 पिकोमीटर। तो यही डायमंड और ग्रेफाइट में जो है अंतर है कि क्यों एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और दूसरा नॉन कंडक्टर है। तो सिंपल सा बात हुआ कि डायमंड में प्रत्येक कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, चारों सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, जबकि इसमें से जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 सिग्मा बनाते हैं, 1 पाई, और यही पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है। मैंने पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो यही पाई इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में इधर उधर घूमेगा और उसी पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के चलते जो है यह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो इस तरह से जितने भी हम लोग पढ़े क्लासिफिकेशन वगैरह सब हो गए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।